मैंने रिजल्ट चेक करा तो उसके बाद चेक करने के बाद ये ब्लैंक मार्कशीट शो हो रही थी। वेदांता केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। Every year in India, millions of families hold their breath. तो कहानी शुरू होती है फरवरी मार्च से। फरवरी और मार्च के महीने में एक र्यूमर, एक अफवाह फैलता है। क्या है वो अफवाह? अफवाह ये था कि भाई बोर्ड का पेपर जो है वो लीक हो गया है। सीबीएसई ने कहा कि भाई नहीं, ये सब बकवास चीज है, कुछ लीक नहीं हुआ। अब ये र्यूमर आया क्यों? ये र्यूमर इसलिए आया, ये अफवाह इसलिए आया क्योंकि इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ था। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लोगों ने खोजबीन किया तो कुछ नहीं मिला। फिर धीरे धीरे मामला शांत हो गया। इसके बाद सीबीएसई ने कहा कि हम बोर्ड के रिजल्ट को ओएसएम में लॉन्च करेंगे। अब ओएसएम क्या है? ओएसएम का मतलब होता है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें आंसर शीट को पहले स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद उसे एक सॉफ्टवेयर में ढाला जाता है। वो सॉफ्टवेयर अब इस स्कैन्ड आंसर शीट को टीचर्स के पास भेजता है। टीचर आंसर शीट देखता है, मार्क बुक देता है और फिर टोटल नहीं करता है, टोटल अपने आप हो जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। फिर इस पेपर को सबमिट किया जाता है। जैसे ही सबमिट करता है टीचर, ये डायरेक्ट आ जाता है बोर्ड के पास। पहले क्या था? पहले जो आंसर शीट होता था वो बोर्ड के पास पहुंचता था, फिर बोर्ड से अलग अलग टीचरों के पास, फिर अलग अलग टीचर लोग चेक करता था, फिर ये आंसर शीट को फिर से भेजा जाता था बोर्ड के पास और फिर बोर्ड तय करती थी किसका रिजल्ट कैसा है। तो इतना लंबा प्रोसेस, इतना ज्यादा एफर्ट, इतना ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा था, उस पैसे को बचा लिया ओएसएम ने। ये तो अच्छा बात है ना? लेकिन हो जाता है थोड़ा सा गड़बड़ी। 13 मई 2026 12 के बोर्ड का रिजल्ट आता है। काफी बच्चे खुश थे क्योंकि उनका रिजल्ट जैसा सोचा था वैसा ही आया। लेकिन काफी ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने देखा भाई मेरा इतना कम मार्क कैसे आ सकता है, और टोटल परसेंटेज तो बहुत ही ज्यादा कम आ गया है, ऐसा कैसे? काफी बच्चे इस चीज का विरोध जताने लगे। बच्चों ने अपने पेपर का रीएवैल्यूएशन करने का कोशिश किया, यानी फिर से पेपर को चेक करने के लिए मंगवाया गया। जब पेपर आया और उन्होंने देखा अपने पेपर को, तो बच्चों ने कहा कि भैया ये जो पेपर आया है ऑन स्क्रीन हमारे पास, ये तो बहुत ही ब्लरी है। कुछ बच्चों ने ये कहा कि भैया यहाँ पर तो मिसिंग है बहुत सारे पेजेस। कुछ बच्चों ने कहा कि भाई ये तो मेरा पेपर है ही नहीं, ये किसी और का पेपर दे दिया मुझे। और कुछ में तो मार्किंग इतना गलत कि बोलो ही मत। इतना ज्यादा ग्लिचेस आया। इस चीज को बहुत कोई ने दिखाया। टीचर्स ने भी जब सुना इस चीज को, देखा इस चीज को, तो टीचर ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। इस चीज को देखकर सीबीएसई का एक रिस्पॉन्ड आया। सीबीएसई ने कहा, वी रिमेन्ड कमिटेड टू अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवोल्यूशन प्रोसेस। ऑल जेन्युइन कंसर्न्स related to scanned answer books or re-evaluation will be reviewed by subject experts through the prescribed mechanism। इसके कुछ समय बाद मई 28, 2026 हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्टेटमेंट पास किया। क्या था वो स्टेटमेंट? उन्होंने कहा, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट सीबीएसई इज गोइंग ओएसएम which is a student centric and globally accepted system. Some discrepancies had come to light. I take responsibility for this and ensure you that a solution will be found. We are working on it. We will not leave any student's query unaddressed. लेकिन ये हुआ क्यों? ओएसएम तो अच्छा चीज है, अभी आपने बोला। अब आप बोल रहे हैं ग्लिच हो रहा है। इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है? तो ये गलती होने का कारण है बिडिंग सिस्टम। तो बिडिंग किया गया इसका कि भाई हम नहीं करेंगे, ये चीज सरकार नहीं करेगी, इसको प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं, है ना? प्राइवेट कंपनी को भी लाभ हो जाएगा, हम लोग का भी झमेला खत्म हो जाएगा। पहला 2 राउंड में ये जो ओएसएम वाला सिस्टम है ये किसी कंपनी को नहीं मिला, क्योंकि सीबीएसई का पहले बहुत स्ट्रिक्ट नियम था। उनको सफलता भी चाहिए और पैसा बचाना भी चाहिए। ऐसा चीज कोई कंपनी नहीं दे पा रहा था, तो कोई कंपनी को मिला ही नहीं। बाद में अगस्त के महीने में एग्जाम से 6 महीने पहले इस बिडिंग सिस्टम में आने वाले नियमों को थोड़ा सा चेंज किया गया। कहा गया कि इमेज क्वालिटी थोड़ा सा बिगड़ जाएगा तो भी चलेगा, और अगर थोड़ा मोड़ा एरर भी आ रहा है तो भी चल जाएगा। ये कर बिडिंग स्टार्ट किया गया और फिर फाइनली ये बिडिंग जीता कौन? एक छोटा सा प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था पोएम्ट एडुटेक।
ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी, ये पहले में भी किसी न किसी कांड में फंसा था। 2019 में तेलंगाना जो बोर्ड का जो एग्जाम था 12 का, उसमें भी इसने इस तरह का धांधली किया था। वहां पर भी इस तरह का ग्लिचिंग हुआ था। लगभग काफी सारे स्टूडेंटों ने अपना जान गंवा दिया था इसके कारण। लेकिन फिर वही गवर्नमेंट ने इनके ऊपर थोड़ा मोड़ा फाइन मारा और ज्यादा बड़ा हार्श कानूनी व्यवस्था नहीं लिया गया इनके ऊपर, ये लोग बच गया। अब ये कंपनी जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी था, जो तेलंगाना में एग्जाम लिया था, उस समय उस कंपनी का नाम था ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ने अपना नाम चेंज किया और नाम रखा क्वेंट एडुटेक और फिर इस बिडिंग में शामिल हुआ। अब सवाल बनता है कि भाई एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बिडिंग में चांस कैसे मिल गया और वो जीता कैसे? सरकार ने खोज नहीं पाया, लिंक नहीं खोज पाया क्या कि भाई एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ये इसने नाम चेंज करके आया है, सेमी कंपनी है, तेलंगाना में कांड किया था, यहाँ पर भी कांड कर सकता है, ये सब खोज नहीं पाया क्या? खोज तो सकता था गवर्नमेंट, लेकिन शायद खोजा नहीं। अब क्यों नहीं किया, इसके ऊपर मैंने एक इनडायरेक्टली एक वीडियो किया है, मैंने पिन कमेंट में दे दिया है, उसको आप देख लीजिए, आपको हल्का ना हल्का समझ में आ जाएगा। तो भाई इसको एक्सपोज किसने किया? इसको एक्सपोज करने वाला कोई जर्नलिस्ट नहीं था, कोई पुलिस नहीं था, इसको एक्सपोज करने वाला स्टूडेंट ही था। जैसे मैंने पहले कहा कि स्टूडेंटों का आक्रोश सोशल मीडिया पर और ऐसे ही प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों में निकल आना और साथ ही साथ टीचरों का आक्रोश एक क्रांति का रूप ले रहा था। इसी बीच आ जाता है एक स्टूडेंट जिसका नाम था वेदांत श्रीवास्तव। अब इसने ना रीवोल्यूशन करने के लिए, यानी अपने पेपर को चेक करवाने के लिए सीबीएसई से रिक्वेस्ट किया। सीबीएसई ने इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और इनके पेपर को दिया। जब इसने अपने पेपर को देखा तो ये हैरान हो गया, क्योंकि इसका पेपर किसी और पेपर के साथ मिक्स्ड हो चुका था। यानी एक पेपर इसका, दूसरा पेपर दूसरा का, हैंड राइटिंग ही नहीं मैच हो रहा था। यही चीज इसने जाकर एक्स में पोस्ट कर दिया, यानी ट्विटर, अभी तो एक्स हो चुका है, तो यहाँ पर जाके पोस्ट कर दिया सबूत के साथ, फोटो के साथ। और ये पोस्ट पूरी तरह से वायरल हो गया, लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले तो नीट का पेपर लीक, अब ये कांड हो रहा है, और ज्यादा लोग भड़क गया। एक्स के पोस्ट में उसने लिखा, I am a CBSE class 12 student. After receiving unexpectedly low marks in physics, we applied for photocopies of my answer sheets through the CBSE re-evaluation process. Today we received the copies and I am shattered because the physics answer sheet uploaded by CBSE is not mine. उसने मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए कहा, I studied for an entire year. I sacrificed sleep, peace of mind, outing, everything for these exams. And now I don't even know whether my actual physics paper was checked or not. और जब इस तरीके का पोस्ट, इस तरीके का आउटरीच धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो कुछ हिस्से के मीडिया ने इस लड़के को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। सोचिए, इस बच्चे को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। इस चीज पर मुझे हंसी आती है, इस चीज पर मुझे बाबा नागार्जुन के वो पंक्तियां याद आती है। वो कहते थे, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पे लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। इसके बाद और एक स्टूडेंट जिसका नाम है निशार्क अधिकारी, जो कि बेंगलुरु में रहता है, उसका पोस्ट वायरल होने लगा। और फिर जब मीडिया आया और मीडिया के साथ जब इसने इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू में उसने कहा, I was able to crack the master password for the system, gaining access to student records, answer sheets and evaluators account. उसने अपने बातों को जारी रखते हुए फिर कहा, with that kind of access, one can tamper with answer sheets, change marks और even access people's phone number and bank details. निशार्क ने ये जो प्रॉब्लम था, इसको CERTIN जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाके किया। CERTIN क्या है? इंडियाज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उसको जाके किया। अब ये है क्या? ये एक एजेंसी है जो इस तरीके का जो साइबर सिक्योरिटी है, इसका देखरेख करती है। यहाँ पर जाके इसने कंप्लेन किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया वहां से। खैर, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और लोगों का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। लोगों का इस तरीके का गुस्सा देखकर फिर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जो इस केस को पूरी तरह से देखेगी, जांच करेगी। फिर कोई कंक्लूजन निकलेगा तो उस कंक्लूजन को भी देखा जाएगा। फिर सरकार ने जो है अभी का जो सीबीएसई का जो चेयरमैन है, उसको बर्खास्त कर दिया। साथ ही साथ सीबीएसई का जो सेक्रेटरी था हिमांशु गुप्ता, उनको भी बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोग अभी भी गुस्सा होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भाई वो जो कंपनी है, वो कंपनी के साथ क्या होगा?
उसका क्या फैसला किया जाएगा बताइए हमें। और जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके साथ क्या होगा? ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या फिर नहीं लेंगे? बताइए, इसका भी जवाब दीजिए हमें। और तीसरा सवाल, हमारी सरकार क्या इतनी निठल्ली है कि एक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले पा रही है?